हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस सेट का क्रम चल रहा है। अभी तक हमने 4 पार्ट देख लिए। अब हम देखेंगे पाँचों पार्ट। पाँचों पार्ट में हम देखेंगे पहले सामान्य ज्ञान सही सेट की तरह, जो पहला हमारा सामान्य ज्ञान होगा, और बाद में सामान्य हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? जो संसद में शून्यकाल एक चलता है, वह किस देश की देन है? भारत की देन है कि अमेरिका की, ब्रिटेन की, या फिर स्विट्जरलैंड की? तो बताएंगे किसकी देन है। जो शून्यकाल है वह भारत का देन है। कहाँ का? तो भारत का। यह 1960 या 70 के दशक में जो है इसे लाया गया था, जो कि यह भारत में प्रयोग होता है। बाकी यह किसी देश से लिया नहीं गया है, ना तो अन्य देशों में प्रयोग होता है, या भारत में होता है। जो कि एक तरह का बातचीत इसमें की जाती है शून्यकाल में, जो कि छोटी बातें, अल्प, जिसे जीरो आवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, हुकुम सिंह थे, वीडी जत्ती थे, या फिर वीवी सिंह? तो बताएंगे तो कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपनी जो लोकसभा की अध्यक्षता कब से कब तक करी थी? तो वह 15 मई 1952 से लेकर के 17 फरवरी 17 फरवरी 1957 तक, 17 फरवरी 1957 तक इन्होंने जो है पहली अध्यक्षता निभाई। और इनमें से जो हुकुम सिंह है, हुकुम सिंह इन्होंने जो तीसरी लोकसभा अध्यक्षता निभाई थी, हुकुम सिंह, 1977 के दशक में। लिस्ट देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? संविधान सभा का जो पहला सत्र चला था वह कब चला था? तो बताएंगे 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को? तो आंसर करेंगे कि जो संविधान की पहली बैठक या सत्र बोलते हैं, तो वह कब चली? तो वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस संविधान सभा की बैठक में जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वह अस्थायी थे अध्यक्ष, जो कि उस पूरे सभा में बुजुर्ग व्यक्ति थे। और ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति बैठाना ही क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने देखा कि फ्रांस का जो संविधान बना था, फ्रांस के संविधान में भी ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि पहले बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ पर बनाया था अध्यक्ष, लेकिन अपने यहाँ जो बने थे वह सिन्हा जी को जो बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, वह अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन दोबारा जो बैठक हुई, दोबारा हुआ 10 दिसंबर को, लेकिन 10 दिसंबर को कोई उपस्थित नहीं हुआ। तो फिर से जो दोबारा बैठक हुई तीसरे दिन, तो 11 दिसंबर को जो तीसरी बैठक होती है, और इस बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो कब? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक मानी जाती है। और इस बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उन्होंने जो जब बैठे तो वहाँ पर जो पूरा लोकसभा में मुस्लिम लीग भी उपस्थित हुई, लेकिन 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग उपस्थित नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? यानी कि भारतीय संविधान में कौन सी बात है जो संविधान की आत्मा कहलाती है, जिसे हम मूल अधिकार भी कहते हैं कि मूल अधिकार जो है संविधान की आत्मा है? या राज्य के निर्देशक तत्व है, जिसे डीपीएसपी कहते हैं, या संविधान की उद्देश्य क्या है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो बताएंगे संविधान की आत्मा कौन सी है। तो संविधान की जो आत्मा है वह संविधान की उद्देश्य क्या, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, या इसे जो है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था संविधान सभा में, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसे बाद में इसे जो है स्वीकार किया गया। तो यह किसके देन है? तो वह नेहरू जी के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा जो है इसे उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसे बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत को इस तरह से जो प्रस्तावना है उसी को क्या बोलते हैं? उद्देश्य क्या बोलते हैं, जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारत का जो राज्य व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कौन है? तो बताएंगे न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, या संविधान है, या संसद है, या फिर धर्म है? तो बताएंगे राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च किसको दिया गया है? तो वह सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो वह सर्वोच्च न्यायालय को जो है इसमें महत्ता दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर।
सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? जो सूचना का अधिकार है वह किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 2001 में, 2004 में, 2005 या 2002 में? तो बताएं कि कब पारित हुआ? या 2005 में? कब? 2005 में यह पारित हुआ। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित? तो बताएंगे। तो वो बनी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी यह स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। यह भी पूछता है कि पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू आती है जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वर्ष के संबंधित थे? यानी कि जो कलिंग नरेश खारवेल थे यह किस वर्ष से संबंध रखते थे? चेदी वंश, कदम्ब वंश, हर्यक वंश या कलिंग वंश? तो बताएंगे। तो ये चेदी वंश। कहाँ से? तो ये थे चेदी वंश के अपना संबंध रखते थे। जो चेदी वंश वाले थे ये लोग जो है उदयगिरी जो पहाड़ी है, उदयगिरी पहाड़ी के जो हाथी गुफा है, हाथी गुफा का 9 नंबर हमारा पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जो संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था, देवपाल था, गोपाल या रामपाल? तो बताएंगे पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गोपाल। गोपाल जो था वह पाल वंश का संस्थापक माना जाता है और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह जो है करीब 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। पाल वंश का संस्थापक कौन? तो गोपाल था और इसका पुत्र था कौन? धर्मपाल। धर्मपाल जो था यह जो कि पाल वंश का महान शासक बना और यह जो था 770 से लेकर 780 तक जो है शासन किया। कौन? तो पाल, धर्मपाल। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया। मुगलों ने जो है नवरोज का त्योहार लिया कहाँ से? वह पारसियों से लिया, यहूदियों से लिया, मंगोलों से या फिर तुर्कियों से? तो बताएंगे। तो जो नवरोज का त्योहार होता है मुगलों में वह इन्होंने कहाँ से लिया था? तो बताएंगे। यह मुगल सम्राट अशोक ने जो है इसे लिया था किसे? तो पारसियों से। मुगल सम्राट अशोक ने इसे पारसियों से लिया था। यह पारसियों का जो है पारसियों का यह त्योहार माना जाता था, लेकिन इसे जो है सल्तनत काल के बलबन ने जो है पारसी त्योहार को लिया, लेकिन बाद में फिर मुगल सम्राट अशोक अकबर ने भी इसे नवरोज में सम्मिलित किया। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किसने अपनी आत्मकथा जो है वह स्वयं लिखा था? तो फारसी में लिखा। कौन? बाबर ने लिखा, अकबर ने लिखा, जहांगीर ने लिखा या फिर औरंगजेब ने लिखा? तो बताएंगे। तो किसने लिखा? तो जहांगीर। जहांगीर ने जो है लिखा था। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी जो है जहांगीर ने लिखा था फारसी भाषा में। और जो है बाबरनामा, बाबरनामा जो तुर्की भाषा में या बाबर ने स्वयं लिखा था। देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया, जहांगीर ने करवाया, शाहजहां ने करवाया, फिर औरंगजेब ने करवाया? तो बताएंगे दिल्ली का जो लाल किला है इसमें जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें जो है औरंगजेब ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण, जो कि दिल्ली के लाल किले में उपस्थित है। किसने? औरंगजेब ने करवाया, जो कि संगमरमर से यह निर्मित है। जबकि आगरा का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो वह शाहजहां ने करवाया था। आगरा का जो लाल किला है उसमें जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो वह शाहजहां ने करवाया। लेकिन जो है दिल्ली का लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जो संगमरमर से बना है। महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत में जो फारसी अनुवाद में किया गया था इसका शीर्षक क्या है? अनवर ए सुहेली, रमजनामा, हस्त बहिष्वत या आयार दानिश? तो बताएंगे तेरा का आंसर क्या होगा? तो यह 1582 या 83 के आसपास जो है इसे फारसी भाषा में किया था, रमजनामा में।
नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बिपिन चंद्र पाल ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, या एस एन बनर्जी ने किया? तो किसने किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? तो बताएंगे। तो इस जो है एस एन बनर्जी ने किया था, जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लिखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सूर्यनारायण बनर्जी ने 1876 में जो है या एसोसिएशन की, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की एस एन बनर्जी ने, जिनका नाम पूरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। इन्होंने 1876 में जो है इसकी स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई, पुणे में हुई, मद्रास में, या फिर कलकत्ता में? तो बताएंगे कहाँ पे हुई। तो जो इसकी पहली बैठक होती है वह होती है 28 दिसंबर 1900 वो 1885 को। 1885 को इसकी जो पहली बैठक होती है, कौन करता है? तो वेवेस बनर्जी करते हैं। कौन? तो वेवेस चंद्र बनर्जी जो करते हैं। और कहाँ पे होती है? तो यह होती है बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में होती है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कौन करता है? तो यह ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है 1885 में। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसे जो है 1885 में एक संघ बनाते हैं, जो कौन? ए ओ ह्यूम बनाते हैं कि जो अपना विचार, जो नेता हुए जैसे भारत के जो क्रांतिकारी नेता उसमें उभर रहे थे, वो अपना मत, अपना विचार कहाँ पे रखेंगे? तो वह जो है एक पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी, एक संघ के माध्यम से जो है गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे यह पार्टी जो है एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, और इसने पूरे स्वतंत्र भारत तक जो है वह 72 अधिवेशन कर चुका था। तो पहला अधिवेशन जो कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ बम्बई में, बैठक जिसे अधिवेशन कहा जाता है। कौन किए थे? तो विवेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और कब? तो 28 दिसंबर 1985 को। और इसकी स्थापना कौन करता है? तो ए ओ ह्यूम करता है। कब? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी है, दामोदर नदी जो है, दामोदर सहायक नदी है, किसकी है? तो दामोदर जो है सहायक नदी किसकी है? हुगली की है, गंगा की है, पद्मा की है, या फिर स्वर्ण रेखा की है? तो बताएंगे दामोदर नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी जो है या हुगली की सहायक नदी है। किसकी? तो हुगली की। और इसकी एक प्रमुख जो है सहायक नदी है, जिसकी नाम है जालांगी। जालांगी जो है इसकी दामोदर की एक सहायक नदी है, जो कि प्रमुख सहायक नदियों में गिनी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्य में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तटरेखा जो है किसकी सबसे ज्यादा है? गुजरात की है, या फिर मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की है, केरल की है, या फिर तमिलनाडु की है? तो बताएं किसकी सबसे अधिक तटरेखा है? तो किसकी है? तो वह गुजरात की है। किसकी? वह गुजरात की है। और कितनी है? तो करीब 1200 1200 1200 की भी जो है इसकी तटरेखा है। और अगर पूरे भारत की बात करें कि पूरे भारत की जो है स्थल सीमा कितना है, तो 15,200 के आसपास है पूरे भारत की। जो है स्थल सीमा जो करता है 15,200। और पूरे भारत की जो है तटीय रेखा भाग अगर बात करें तो 15,165। 15,165 जो है उसका पूरा तटीय रेखा सीमा जो है, तट रेखा कितना है पूरे भारत का? तो 15,165 है। और स्थल सीमा की बात करें तो 15,200 है। और गुजरात की बात करें, गुजरात जो कि भारत का सबसे बड़ा तटरेखा जो है यहाँ लगाता है, तो कितना? करीब 1200। और दूसरे नंबर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो है वह पाई जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, या फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है यह कहाँ पे पाई जाती है? तो बताएंगे, तो यह पाई जाती है यहाँ पर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। और पूरे देश में करीब यह 1.5 लाख वर्ग किमी से अधिक विस्तृत करती है। कितना? 1.4 लाख 1.4 लाख से अधिक जो है पूरे भारत में जो है यह फैली हुई है। कौन? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्का झील कहाँ उपस्थित है? चिल्का झील जो है वह कहाँ उपस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो बताइए चिल्का झील कहाँ पर उपस्थित है? तो चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? तो वह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में है। और बात करें अगर आंध्र प्रदेश की,
कि आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है, तो हुसैन सागर, हुसैन सागर झील है जो कि आंध्र प्रदेश पड़ता है। और तमिलनाडु की बात करें तो पुलिकट, पुलिकट जो है झील, पुलिकट झील कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर है। और जो चिल्का झील है कहाँ पे है, तो वह उड़ीसा में उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF के का प्रतीक कौन सा जानवर है। WWF जो है उसका प्रतीक कौन सा जानवर है, तो वह जाइंट पांडा है, बाघ है, हर्नबिल है, सफेद भालू है। कौन सा है, तो बताएंगे वह जाइंट पांडा। यह नाम सही लग रहा है कि विदेशी है, तो जाइंट पांडा। आगे देखेंगे 21 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली उपस्थित है, बताएंगे कोलोराडो में, या फिर कैलिफोर्निया में, या फिर न्यू जर्सी में, जर्सी, या फिर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में कहाँ पर उपस्थित है, तो बताएंगे जो सिलिकॉन वैली है कहाँ पे है, तो वह कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर, तो वह कैलिफोर्निया। आगे देखते हैं रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग होता है। जो रिएक्टर पैमाना है इससे क्या नापा जाता है, तो ध्वनि की गति नापी जाती है, प्रकाश की गति नापी जाती है, भूकंप लहरों का आयाम नापा जाता है, या फिर ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। जैसे जो है भूकंप उठता है उसकी आयाम यानी कि कितनी किलोमीटर की स्पीड से भूकंप उठा, कितनी किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, उसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। भूकंप यानी कि उसके लहरों का आयाम नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, यानी कि भारत में जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ इंडिया है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो बताएंगे कौन सा बैंक है जो कि भारत में वाणिज्य बैंक का सबसे बड़ा बैंक है, कौन है, तो वह SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी जो है स्थापना कब होती है, तो 1921 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है 5 करोड़ रुपए से लेकर, 5 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़ रुपए से होती है। 1 जुलाई को 1955 को होता है। मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय मुंबई, मुख्यालय मुंबई। अब बात करें रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है इसकी स्थापना। और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है इसे जो है पूरे भारत के राष्ट्रीय बैंक बना देते हैं, जो नोट छापने का काम करता है। तो कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को इसे जो है भारत का बैंक यानी कि नोट छापने का काम यह करता है, जो इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। कब किया जाता है, तो 1 जनवरी 1949 को। आगे देखते हैं 24 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 14.64%, 15.64%, 16.64% या 17.64%। तो बताएंगे कितनी है, तो वह 17.64%। कितना, 17.64%, जो कि वर्तमान में पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ की है, वह भारत की है। और सेकंड पे बात करें कौन है, तो सेकंड पर जो है वह चाइना है। पहले कौन था, तो पहले चाइना था, सेकंड भारत था। लेकिन अब क्या है 2021 के अनुसार जो है 2021 के अनुसार भारत जो है पहले नंबर पे आ गया है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जब जनसंख्या कहाँ पे पाई गई है, तो वह यूपी में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेस जो है यह पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो है यह फिलीपींस की रेमन रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर यह, तो यह जो है फिलीपींस में दिया जाता है, फिलीपींस में यह दिया जाता है। और जो पहले भारतीय विजेता थे कौन थे, तो वह विनोबा भावे। कौन थे, तो विनोबा भावे थे, जो कि पहले थे। कब, 1958 में यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था। और यह सामुदायिक नेतृत्व के द्वारा दिया गया था। देखेंगे सामुदायिक नेतृत्व, इसके द्वारा जो है विनोबा भावे को जो है
मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। कहाँ पे? यहाँ फिलीपींस के फाउंडेशन द्वारा यहाँ दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो जनवरी यानी कि 28 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को या फिर 28 अप्रैल को। तो बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है तो वह 28 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान यानी कि एशियान का सदस्य नहीं है? तो वह कौन सा है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है या फिर सिंगापुर है। तो बताएंगे कौन है? तो भारत है। भारत जो है एशियन का सदस्य नहीं है। इसकी जो स्थापना होती है तो वह 1967 में इसकी स्थापना थाईलैंड, थाईलैंड जो है करता है। इसकी राजधानी कौन है? तो बैंकॉक। इसकी स्थापना कहाँ होती है? थाईलैंड में। इसकी राजधानी बैंकॉक है, वहाँ पर जो है इसकी स्थापना होती है। लेकिन जो है भारत इसका वर्तमान में सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में उपस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के यानी कि किस जनपद में है? ललितपुर में है, बाराबंकी में है, लखीमपुर खीरी में है या फिर सोनभद्र में। ये सब जो है यूपी के जिले हैं। तो बताएंगे कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में उपस्थित है। लखीमपुर खीरी यूपी में यह उपस्थित है। यह जो है 410 वर्ग 410 वर्ग किमी में फैला हुआ है, वन क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 410 वर्ग किमी वन क्षेत्र में फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है। आगे देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? जो मौर्य काल में थे, जिसमें चाणक्य थे, उस समय जो है शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वह वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था या फिर उज्जैन था। तो कौन था? तो वह तक्षशिला था। तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला में जो है यहाँ से चाणक्य जी जो थे, उन्होंने पढ़ाई करके वहाँ से आए थे। उन्हें जो है बताया जाता है कि तक्षशिला से पढ़ाई कौन किए थे? तो वह चाणक्य जी ने विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौन है? तो वह तक्षशिला है। वो बात करें नालंदा, जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में अभी तो है, लेकिन वर्तमान में इस नालंदा विश्वविद्यालय का खंडन हो चुका है। और इसकी जो है तक्षशिला का जो है शिलालेख कब पड़ी? तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो है यह विकसित हुई। लेकिन इसे जो है आकर के विदेशी सल्तनत काल में जो है इसका विखंडन कर दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जो मुद्रा राक्षस है इसका लेखक कौन है? तो बताएंगे विशाख दत्त है, कौटिल्य है, बाणभट्ट है या फिर कल्हड़ है। तो बताएंगे कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है वह विकास जो है विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस जो कि बौद्धों के बारे में दिया गया है, इसे जो है विशाख दत्त के द्वारा रचित है। कौन? तो वह मुद्रा राक्षस। कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। कौन? तो वह कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जनक कौन? तो वह कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उपस्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अवस्थित है? बताएंगे झांसी में है, लखनऊ है, बाराबंकी है या फिर गाजियाबाद है। बताएंगे कहाँ पे है? यह गाजियाबाद। कहाँ पे? तो गाजियाबाद। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र किस स्थान पर उपस्थित है? बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है वह कहाँ पर उपस्थित है? यूपी में, अलीगढ़ में है, बुलंदशहर में है, कानपुर में है या फिर वाराणसी में है। तो कहाँ पे है? बताएंगे यह जो है बुलंदशहर में उपस्थित है। कहाँ पर? तो वह बुलंदशहर। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ उपस्थित है? उत्तर प्रदेश में जो है संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी है, इलाहाबाद है, मथुरा है या फिर आगरा है। कहाँ पे है जो संगीत नाट्य अकादमी उपस्थित है उत्तर प्रदेश में? तो किस जिले में है? बताएंगे कौन सा जिला है? तो जिला है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आगे आते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन फरवरी 2022 में कौन बना? यानी सीबीएसई जो बोर्ड है, इस बोर्ड का नया चेयरमैन बनाए गए हैं 2022 में। कौन बने? संदीप जोशी है, विनीत कुमार जोशी है, विनोद सक्सेना है या फिर प्रवीण कुमार है।
तो बताइए कौन है जो कि सीबीएसई बोर्ड के नए चेयरमैन? तो कौन है? तो वह विनीत कुमार जोशी। कौन? तो विनीत कुमार जोशी जी है। आगे आते हैं। मेरी पब्लिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ 26 फरवरी 2022 को किस स्थान पर किया गया? मेरी पब्लिसी मेरा हाथ अभियान जो है यह 26 फरवरी 2022 को किस स्थान से किया गया था? इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, गुरुग्राम हरियाणा। तो बताइए जो ये मेरी पॉलिसी मेरा हाथ या अभियान है यह कहाँ से चालू किया गया था? तो कहाँ से? यह इंदौर एमपी से। इंदौर एमपी से यह चालू हुआ था। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में फरवरी 2022 में विश्व अर्धभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वर्ल्टेज डे 2022 मनाया गया? तो बताएंगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। तो कहाँ से जो है इस यह विश्व राष्ट्रीय पार्क दिवस मनाया गया? तो बताएंगे कहाँ पर? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे आते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 17 फरवरी 2022 को किया। तो 12 को या फिर 12 या फिर 25, 30 या फिर 51। तो बताएंगे कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किए? 12, 25, 30 या 51? बताएंगे 51 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया कौन? तो नीतीश गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं। वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि नीतीश कुमार जी हैं, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री हैं, जिन्होंने 51 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया 17 फरवरी 2022 को। आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जीएस का। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ 11 फरवरी 2022 को किसने किया? अटल नवाचार मिशन ने, नीति आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने या इन सभी ने? तो बताएंगे किसने किया? तो इन सभी ने जो है इसका शुभारंभ किया। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत, इन सभी ने जो है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ जो है 11 फरवरी 2022 को किया। तो ये थे हमारे जीएस के कुछ मुख्य क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने हिंदी पे। अब अपने यहाँ से जो चैप्टर हिंदी को चालू करते हैं, जो कि हिंदी एक मुख्य विषय है जो कि अपना एक बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो देखते हैं पूस की रात की कहानी की रचनाकार कौन है? जो पूस की रात है इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं, शिव पूजन सहाय हैं, या निराला जी हैं, या प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो बताएंगे कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा पूस की रात जो है कहानी यह काफ़ी लोकप्रिय है। तो कौन है? तो वह मुंशी प्रेमचंद हैं जो कि पूस की रात कहानी इन्होंने लिखा। आगे आते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो यह पद्मकर जी हैं, भूषण जी हैं, केशव दास जी हैं, या फिर जगनिक जी हैं? तो बताएंगे कौन है जो कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं? कौन है? तो भूषण जी हैं। कौन है? तो वह भूषण जी हैं। आगे आते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? तो वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी। तो बताएंगे पंच परमेश्वर की कहानी जो है किसने लिखा? ये लिखे थे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखते हैं 42 नंबर। परमोषध का संधि विच्छेद क्या है? परमोषध का संधि विच्छेद है परम धन औषध या परम पौध? तो बताएंगे परमोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? परम धन औषध जो है इसका संधि विच्छेद होगा। आगे आते हैं।
सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है? तो बताएंगे कौन है? तो वह गुण संधि है। कौन है? तो वह गुण संधि है। आगे आते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो बताएंगे 44 नंबर का आंसर क्या होगा? तो वह द्विगु समास। कौन सा जिसमें नंबरिंग आती है वह कौन सा होता है? तो वह द्विगु समास। आगे आते हैं, मुरलीधर में कौन सा समास है? मुरलीधर द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है? तो बताइए कौन है? तो वह बहुब्रीहि समास है। जिसके नाम पे अनेक नाम निकला है उससे हम बहुब्रीहि समास में रखते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, कौन? तो भगवान शिव। मुरलीधर, कौन? तो मुरलीधर मुरली को यानी कि धारण करने वाला कौन है? तो वह श्री कृष्ण। इस तरह से जो है प्रश्न बनते हैं तो वह कौन होता है? तो वह बहुब्रीहि समास होता है। आगे आते हैं, धिव्वर किसका पर्यायवाची है? धोबी का है, नाई का है, केवट का है या फिर चीटीवार का है? तो बताएंगे किसका है पर्यायवाची शब्द? तो वह केवट का है। केवट जो नाव हाँकने का काम करता है। आगे आते हैं, अल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। अल्प वृक्ष बताएंगे, पारिजात है, कल्पतरु है, देव वृक्ष है या ये सभी? तो कौन है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची? तो कौन है? तो वह ये सभी है। देव वृक्ष भी कहा जाता है, पारिजात भी कहा जाता है, कल्पतरु भी कहा जाता है। अल्प वृक्ष का पर्यायवाची सभी होते हैं। आगे आता है, अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य का विलोम बताइए। कुलीन होगा, सामान्य होगा, आकुलीन होगा या फिर वंचित होगा? अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? आकुलीन। कौन सा? तो आकुलीन जो है इसका विलोम शब्द होगा। आगे आते हैं, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि होगा, अकाल होगा, तूफान होगा या फिर वर्षा होगा? तो बताएंगे कौन सा होगा? तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। आगे आते हैं, अवनत का विलोम शब्द कौन सा है? अवनत का विलोम क्या होगा? वह विनत होगा या फिर अभिनत होगा, उन्नत होगा या फिर सुनत होगा? अभी अवनत का विलोम क्या होगा? तो बताएंगे क्या होगा? अवनत का उन्नत, अवनत उन्नत। आगे आते हैं, जिसके पेट पर माँ की रस्सी बांधी थी, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं क्या? कहते हैं गंगाधर कहते हैं, यशोवर्धन वर्धन कहते हैं, मनु कहते हैं या फिर दामोदर कहते हैं? तो बताएंगे कौन है जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं? तो उसे दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे दामोदर कहते हैं। आगे देखते हैं, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है। क्या कहलाता है? वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो हीरो कहलाता है, धीरवीर कहलाता है, धीरोदत्त कहलाता है या ओजस्वी कहलाता है? क्या कहलाता है? वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो। तो बताएंगे क्या कहते हैं? धीरोदत्त। आगे देखते हैं, चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? चंद्रिका का तद्भव शब्द बताइए। चांदनी होता है, चंद्रा होता है, चाँद होता है या फिर चंद्रमा होता है? क्या होता है चंद्रिका का तद्भव शब्द? तो बताएंगे वह चांदनी होता है। चंद्रिका यानी कि जिसका पूर्ण नाम लिया जाए उसे चांदनी, उसे क्या कहते हैं? तो वह तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, अभिशंस का कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा का में कौन सा उपसर्ग है? अभि है, अपि है, अभि है, अब है या फिर अनु है? तो बताएंगे क्या होगा? तो अब बी, अभी। उपसर्ग में निकालना है तो क्या होगा? तो अभी होगा। आइए डिस्कशन देखते हैं। 55 नंबर है हमारा, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अवलोकन में जो हमें उपसर्ग बताना है, अप होगा, अब होगा, अभी होगा या फिर अ होगा? तो बताइए
अवलोकन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो कौन सा होगा? तो इसमें अब होगा, अवधन लोकन। अब आगे आते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति है का अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है? पहाड़ खोदने पर चूहिया निकलना, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, कम परिश्रम में लाभ ही लाभ, पहाड़ पर चूहिया के साथ चढ़ना। तो बताएंगे कौन सा होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन बी होगा कि आदमी अधिक परिश्रम करता है लेकिन अंत में क्या होता है कि उसे लाभ थोड़ा होता है, यानी कि बहुत कम लाभ होता है। तो वह जो है कम शब्दों में कहता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आगे आते हैं। जान पर खेलना, यानी कि जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की न मारना। जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? तो प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना या फिर किसी की न मानना। तो बताएंगे क्या होगा? तो इसमें प्राणों को संकट में डालना, जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, इसमें से जो है कौन सा सही है? पौराणिक, पुराणिक, पुरणिक, पुराणिक या फिर पौरेणिक। तो बताएंगे कौन सा शब्द जो है वह इसमें सही है? तो कौन सा शब्द सही है बताएंगे इसमें? इसमें पौराणिक, पौराणिक शब्द जो है वह सही है, बाकी सब जो है वह गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा रस है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। बताएं कि इसमें कौन सा रस है? इसमें वात्सल्य रस है, शांत रस है, करुण रस है या फिर अद्भुत रस है? तो बताएंगे इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है वात्सल्य रस है। 61 नंबर है हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो, पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के नृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रहना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेरिता का प्रेरित सा हमारा। उपरोक्त पद्य है मालिनी है या फिर मंदाक्रांता है या फिर उपेंद्र वज्र है या फिर ध्रुत विलंबित है। तो बताएंगे इसमें कौन सा पद्य है? तो इसमें जो है मंदाक्रांता पद्य है। आगे देखते हैं 62 नंबर। लय संग भक्त मलाह करी अरूप सो ले आऊं, ले संग भक्ति मलाह करी अरूप सो ले आऊं। उपरोक्त पद्य है कौन सा पद्य है? गीतिका पद्य है, सोरठा पद्य है, वैरवय है या फिर दोहा है? तो बताएंगे कौन सा इसमें पद्य है? तो इसमें गीतिका पद्य है। आगे देखते हैं। बसे बुराई जसु तन ताही को सम्मान, भलो भोले भलो भलो कहीं छोड़िए खट्टे ग्रह जपदान। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास्थ अलंकार, उपमालंकार, दृष्टांत अलंकार या फिर अभिन्नमान अलंकार? तो बताएंगे कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें दुष्यंत अलंकार है। आगे देखते हैं। नर की ओर नल नीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बिहारी लाल जी हैं या फिर केशवदास जी हैं? तो बताएंगे इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है? कौन है? तो वह बिहारी लाल जी हैं। आगे देखते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जयसिंह के या फिर तेज सिंह? तो बताएंगे बिहारी जो थे वह किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो थे जयसिंह, जयसिंह के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं। असुतोष में समास बताइए। असुतोष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर अव्ययी भाव समास है? तो बताएंगे असुतोष में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है 67-68 निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनिए। जो इसमें दिया गया है
67 और 68 2 क्वेश्चन है जो आपको इसमें से शुद्ध भाग को चुनना है। जैसे ये है हमारा 67 नंबर, आप किधर को जा रहे हो? आप किधर को जा रहे हो? या बी है आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? या आप कहाँ को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें से हमें क्या है? तो इसमें हमें शुद्ध भाग ढूँढना है। तो कौन सा है 67 का? तो इसमें बी होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट है हमारा, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। ऐसा एकाध बातें और सुनने में आती है, या ऐसी एकाध बातें सुनने में आती है, या ऐसी एकाध बातें और जानकारी में आती है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताएंगे 68 का कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी कि ऐसा एकाध बात और सुनने में आती है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है। बताएंगे पहली जो महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार थे वह हिंदी साहित्य से थी। महिला का नाम क्या है? महादेवी वर्मा जी है, महाश्वेता देवी जी है, या आशापूर्णा देवी जी है, या फिर अमृता प्रीतम जी है। तो बताएंगे कौन है? तो महादेवी वर्मा। कौन है? तो महादेवी वर्मा जी है, जिन्हें पहला जो है महिला हिंदी साहित्य पुरस्कार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला, तो आशापूर्णा देवी को, लेकिन अगर साहित्यकार हिंदी पूछे तो महादेवी वर्मा को। आगे आते हैं, अपठित गद्यांश है जो इसे पढ़ करके हमें नीचे जो है आंसर देना होगा। प्रश्न है, संस्कृति के निर्णय में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्रायः सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों के एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है, अपनी रीति रिवाज की संप्रदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। आज के युग में राष्ट्रीय और जीविता संस्कृतियों के मिलन के अवसर पर सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारंपरिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ नए विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं, जिसके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हमारे आस्था डगमगाने लगी है। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है, वह किसी राष्ट्र प्रेम जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी की विदेश संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहते, किंतु अपनी संस्कृति निधि की उपेक्षा करके नहीं, पर परावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोकप्रदनी किरणों से पौधों को चाहे कितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है। बताएंगे आधुनिक युग में संस्कृतियों में परंपरा संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए कौन सा कारण है? तो विरोधी संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई। भिन्न संस्कृतियों के निकट आने के कारण अतिक्रमण एवं विरोध स्वाभाविक है। विरोधी संस्कृतियों ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण प्रारंभ कर दिया। कुछ संस्कृतियां संघर्ष की भावना से ग्रस्त रहती हैं। तो बताएंगे इसका प्रमुख कारण क्या है 70 का? तो क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी है कि भिन्न संस्कृतियां के निकट आने के कारण अतिक्रमण एवं
विरोध स्वाभाविक है। जब कई तरह की संस्कृतियाँ निकट में यानी कि समान आएँगी, निकट में आएँगी तो विरोध होना यहाँ संभव है कि विरोध होगा। आगे आते हैं। हम अपनी संस्कृतियाँ के प्रति संशयालु इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम तीव्रता से बढ़ते विदेशी कुप्रभाव का प्रभावी रूप से सामना नहीं कर पा रहे हैं। हम चिंतन के स्तर पर पूर्ण परिपक्वता पर की स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। अपनी संस्कृति के प्रति हमारा आस्था कमजोर हो गई है। तो बताएंगे कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर ए कि हम तीव्रता से बढ़ते विदेशी कुप्रभाव का प्रभावी रूप से सामना नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं 72 नंबर। राष्ट्रीय अथवा जाति संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़े देन यह है कि वह हमें अपने अतीत से जोड़े रहते हैं या वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति रिवाज को बोध कराती है या वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति रिवाज से जोड़े रहती है या वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति रीति को याद दिलाती है।